हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फजान रूल। फजान रूल हम क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि अक्सर हमने एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पे ट्रेंड पूछा जा रहा होता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड या सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ट्रेंड। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको कहाँ से आते हैं? फजान रूल से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं आपको फजान रूल पढ़ाऊंगी, उसके बाद लास्ट में वो सारे क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लें, फजान ने क्या बताया। फजान ने हमको ये बताया कि कोई भी बॉन्ड हमारा 100% आयनिक नहीं हो सकता। मतलब जैसे हम ये पढ़ते हैं NaCl, हम पढ़ते हैं NaCl इज आयनिक बॉन्ड। तो कोई भी बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता 100%। मतलब अगर ये 100% आयनिक नहीं है तो इसमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर का। हमको पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा NaCl 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ होगा। NaCl का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ होगा। यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखना है कि कहाँ पे हुआ है, और यही बताता है हमको फजान रूल कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले एक टर्म समझना होगा जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। अगर हम कहें कि ये हमारा NaCl का सोडियम का कटायन है और ये क्लोरीन का एनायन है, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन का एनायन है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सॉरी, ये सोडियम का कटायन है क्योंकि ये कटायन है, इसके पास प्लस चार्ज है। मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये हमारा एनायन है, इसके पास क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है। तो इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। मतलब इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम लग रहा होगा, जबकि एज कम्पेयर टू दिस कटायन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? इस पर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हमारे यहाँ से ये इस तरह से मूव करके जब यहाँ पे आते हैं तो ये कटायन क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है? थोड़ा सा ऐसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस कटायन की वजह से इस एनायन में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा सर्कुलर शेप में ना होके थोड़ा सा ओवल शेप में हुआ है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन होता है तो हमारा एनायन का जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। हमारा ओरिजिनल शेप कुछ ये था और बाद में क्या हो जाता है? ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है। जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हमारे मूव कर रहे थे, जब वो यहाँ पे आते हैं तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो अब यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? शेयरिंग होगी। किसमें? इस कैटायन और इस एनायन दोनों में शेयरिंग हो रही है। इसी पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो इसी शेयरिंग की वजह से हमको क्या मिलता है? कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में। अब यहाँ पे आप देखिए इस पोलराइजेशन टर्म से हमको दो टर्म्स और मिले। फर्स्ट वन इज पोलराइजिंग पावर एंड सेकेंड वन इज पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। अब आप देखो ये पोलराइजेशन कर कौन रहा है? मतलब ये पोलराइजेशन करने की पावर सबसे ज्यादा किस में? इस कटायन में ही तो होगी। ये पोलराइजेशन हमारा कटायन की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये पोलराइजिंग पावर टर्म हमारा किसके लिए यूज होगा? हमारी कटायन के लिए। और पोलराइजेशन किसमें हो रहा है? इस एनायन में, क्योंकि इस एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मूव करके कटायन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये पोलराइजेबिलिटी टर्म हमारा किसके लिए यूज होगा? एनायन के लिए, ठीक है। यही दो टर्म हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और यहाँ से दो अलग अलग चीज़ों से रिलेट करके पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोलराइजिंग पावर एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, यहां से एक ये रिलेशन हमको मिलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन हमारा कितना ज्यादा होगा जितनी हमारी पोलराइजिंग पावर होगी कटायन की, या हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन हमारा उतना ही ज्यादा होगा जितनी पोलराइजेबिलिटी होगी हमारे एनायन की। ठीक है, समझ में आपको? सो ये हमारा फजान रूल कहता है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट वन इज साइज ऑफ कटायन। ठीक है, फर्स्ट वन इज साइज ऑफ कटायन। अब एक बात बताओ मुझे कि एक तो हमारे ये कटायन है जिसका न्यूक्लियस ये है और एनायन हमारा सेम है, और इसी जगह पे हमारा क्या है कि ये कटायन है, इसका न्यूक्लियस इतना है और एनायन हमारा अभी भी सेम है। ठीक है, अब देखो आप, इस कटायन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इस कटायन का जो न्यूक्लियस है इसके वैलेंस शेल इससे काफ़ी दूर है, इसकी वैलेंस शेल क्या है, इसके न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है, उसके बाद इसके एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करना है। जबकि इस कटायन में क्या है, इसकी खुद की वैलेंस शेल काफ़ी करीब है क्योंकि कटायन का साइज छोटा है। सो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स पे ईजिली आ जाएगा। सो यहाँ के इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज करना ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू दिस। सो हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ कटायन, मतलब कटायन का साइज हमारा जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, पोलराइजिंग पावर हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा अच्छी है इस कटायन की, और इस कटायन की पोलराइजिंग पावर क्या है, थोड़ी सी इससे कम है। सो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, अब एक दूसरा फैक्टर आता है हमारा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। ओके, अब आप देखो कि ये हमारा एक कटायन है और ये हमारा एक एनायन है, सेम ये हमारा एक कटायन है और ये एक एनायन है। अब अगर इस कटायन के पास +3 चार्ज है और इस कटायन के पास +2 चार्ज है, एनायन दोनों का सेम है। सो इसमें क्या है, इसमें +3 चार्ज है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। सो इस कटायन का क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एज कम्पेयर टू दिस। तो ये इसके इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली पोलराइज कर लेगा इसके मुकाबले। ठीक है, समझ में आया? सो ये क्या करेगा, इजीली पोलराइज करेगा, तो इसमें पोलराइजिंग पावर जो होगी इस कटायन की ज़्यादा होगी ना कि इसकी। सो यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, पोलराइजिंग power is directly proportional to number of positive charge on cation. Polarizing power is directly proportional to number of positive charge on cation. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम निकालेंगे। अब मैं आपको इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल कराती हूँ, इन दोनों फैक्टर्स पे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं NaCl, KCl और RbCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड रुबिडियम क्लोराइड। अब इन दोनों में, तीनों में आप देखो कि हमारा एनायन जो है वो तो सेम है, मतलब एनायन का साइज भी हमारा सेम होगा। द डिफरेंस इज कटायन। कटायन क्या है हमारा, यहाँ पे सोडियम का कटायन है, यहाँ पे पोटेशियम का कटायन है जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और रुबिडियम का कटायन अच्छा खासा बड़ा होगा, बिकॉज हमको पता है कि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अब आप देख लो, इस कटायन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो अपने एनायन के, क्लोरीन के एनायन के इलेक्ट्रॉन्स पे
इजीली लग रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से पोलराइज करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, देखो आप, इसका न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी दूर है और इसका न्यूक्लियस तो अच्छी खासी दूर है, इसका न्यूक्लियस तो काफ़ी दूर है। सो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से पोलराइज नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इस कैटायन की ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर इस कैटायन की ज़्यादा होगी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी में ज़्यादा होगा। याद करिए वो रिलेशन जब मैंने आपको लिखाया था, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। सो यहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर भी NaCl में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू KCl, और सबसे कम होगा हमारा रुबिडियम क्लोराइड में। समझ में आया? ये तो था हमारा साइज का। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ। जैसे NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा सोडियम का कैटायन Na+2 होगा, और मैग्नीशियम में Mg+2 और एल्यूमिनियम में Al+3। अब ये देखोगे ये आपको सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, बट लेफ्ट टू राइट जाने पे हमको पता है कि एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, घटता है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर सोडियम का साइज इतना है तो मैग्नीशियम का इतना होगा और एल्यूमिनियम का थोड़ा सा और कम होगा। बट यहाँ पे चार्ज आप देखो, इसके पास +1 चार्ज है, इसके पास +2 है, जबकि इसके पास +3 चार्ज है। तो इन तीनों में कौन सा कैटायन है जो एनायन को ईजिली अपनी तरफ, एनायन के इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी तरफ पोलराइज कर पाएगा? हमको दिख रहा यही है, क्योंकि इसमें +3 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी बहुत ज़्यादा है इनके और इनके मुकाबले। सो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश ज़्यादा अच्छे से करेगा, ना कि ये। सो हम कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी। सो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी में ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रेंड पोलराइजिंग पावर का। अब ये तो थे हमारे 2 फैक्टर जो पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कराती हूँ एक एक्सेप्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेप्शंस के बिना तो केमिस्ट्री ही इनकम्प्लीट है। तो ये एक्सेप्शन हमारा क्या है, स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो जिस भी कैटायन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, NS2Np6Nd10। ठीक है, मतलब उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे, उसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगी। उसके कंपेयर में चाहे आप एल्यूमिनियम +3 ले आओ, चाहे आप मैग्नीशियम +2 ले आओ, कुछ भी ले आओ, जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसकी पोलराइजिंग पावर हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसके क्वेश्चन एग्जांपल्स में आपको बता देती हूँ क्या होता है। कॉपर +1, Ag+1, Au+1 एंड जिंक +2, कैडमियम +2 एंड मरकरी +2। अगर कहीं पे आपको ये 6 कैटायन मिल जाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये 6 कैटायन मिल जाते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगी, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा ही होगा। अब चलिए मैं आपको कराती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल मैं कराती हूँ और मैं इसका रीज़न भी बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लाइक ये हमारा क्या है, NaCl है और ये हमारा CuCl है। NaCl में सोडियम का कैटायन होगा, CuCl में कॉपर का कैटायन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s में हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, वो प्लस चार्ज आ गया तो 4s 0, मतलब ये नहीं बचा। अब देखो आप, इसकी वैलेंस शेल क्या है हमारी, ये है। वैलेंस शेल में क्या हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मतलब ये तो हमारी इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम ही होगी। तो बिना कुछ देखे हुए हम कह सकते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हमने ये पढ़ा होगा कि जो आवर्ती प्रभाव या कह सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा होगा। उसमें हमने पढ़ा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है,
सबसे अच्छा जो शील्ड बनाते हैं वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। उसके बाद p और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्ड बनाते हैं वो बहुत ही बेकार हो सकती है, या कह सकते हो कि एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो बहुत ही बेकार होता है। और f की तो हम यहाँ पे अभी बात ही नहीं कर रहे, f का तो बहुत ही बेकार होता है। सो f की तो अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। सो d इलेक्ट्रॉन्स का जो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। सो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, सो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट इतना कम होगा कि इस कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा इस पर लगेगा और ये एनायन को अपनी तरफ बहुत ईजिली पोलराइज कर लेगा। इसी वजह से जब भी हमको 3d10 NS2 NP6 और ND10 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो वहाँ पे हमको क्या पता है पोलराइजिंग पावर उसी की ज़्यादा होगी, चाहे भले उसके कंपेयर में कुछ भी हो जाए। तो वो जो मैंने आपको 6 लिखाए थे, कॉपर +1 सिल्वर +1 एंड गोल्ड +1 और जिंक कैडमियम और मरकरी का जो लिखवाया था, वो आप याद रखना कि अगर कहीं पे आपको वो एग्जांपल्स दिख जाते तो हमेशा उन्हीं को टिक करके आना, अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर पूछता है, ठीक है, या पोलराइजिंग पावर पूछता है। अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। अब तो हमारी बात आती है कि वो कौन सा एनायन होगा जो इजीली पोलराइज हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हमारा यही आ जाता है, साइज ऑफ एनायन, ठीक है। साइज ऑफ एनायन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा एक ये कैटायन है और एक ये एनायन है और एक सेम कैटायन एक ये सेम कैटायन है और एक हमारा ये एनायन है। अब देखो आप, इस एनायन का साइज थोड़ा छोटा है जबकि इस एनायन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, ये तो हमारा प्लस का कैटायन हो गया, तो इसका न्यूक्लियस जो है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, काफ़ी दूर हैं, इसकी वैलेंस शेल ही इससे काफ़ी दूर है इसके न्यूक्लियस से। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो जब ये कैटायन इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज करेगा तो ये ईजिली पोलराइज हो जाएंगे इसकी तरफ। यहाँ पे क्या होगा, पोलराइज होंगे लेकिन इसमें जल्दी पोलराइज हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। समझ में आया? मतलब एनायन का साइज हमारा जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारा आता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है। इसको मैं आपको कराती हूँ, जैसे कि अब ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है, सेम कैटायन है, साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके बाद सेम एनायन है, उसके साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इसकी इसके यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक है जबकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2 हैं। तो अब देखिए, जब पोलराइजेशन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा होगा ये यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है जबकि इस पे 2 पे लग रहा है, तो इन दोनों पे इतना अच्छे से नहीं लग पाएगा जितना इस पे लगेगा। तो इसमें पोलराइजेशन जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से इसमें हो जाएगा। इसमें पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। भाई इसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके एनायन को अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ रहे हैं जबकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन संभालना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा देर तक संभाल सकता है, जबकि इसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी देर तक संभाल नहीं पाएगा और कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ पोलराइज कर लेगा। समझ में आया? सो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन बता दिया। अब मैं सबको समराइज करके बताती हूँ कि मैंने अभी तक के आपको क्या क्या लिखाया। सो यहाँ पे हमारा फजान रूल खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम क्वेश्चंस अपने, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। यहाँ से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इसको। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर,
पोलराइजिंग पावर, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी मैंने बताया कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। और यहीं से एक और चीज बताई कि इज डायरेक्टली पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ठीक है, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एनायन पे जितने ज्यादा होंगे उतनी ही पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ही पोलराइजेशन होगा और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में। अब यहां से रिलेट कर लेते हैं हम, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। मतलब कटायन का साइज हमारा जितना छोटा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारे कटायन पे जितने ज्यादा होंगे पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? तो इस रिलेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड का हमने पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। मतलब जिस कंपाउंड में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होती है वो बहुत होती है, जबकि इसकी क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर लेस होती है। मतलब जिस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अब अगर एग्जाम में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए FeOH का होल ट्वाइस एंड FeOH का होल थ्राइस, अब इन दोनों में वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी अच्छी होगी या वाटर में कौन इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ से आप देखिए ये हमारा कैसे ब्रेक होगा, Fe+2 + 2OH माइनस, एंड ये ब्रेक होगा Fe+3 + 3OH माइनस। ठीक है, अब देखो आप एनायन तो सेम है, मतलब दोनों में OH माइनस ही हमारा एनायन है। द डिफरेंस इज इन कटायन, ये Fe+2 का कटायन है और ये Fe+3 का कटायन है। दोनों के कटायन के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जितना ज़्यादा क्या है कि चार्ज में। अब देखिए आप, इसके कटायन के पास +2 चार्ज है जबकि इसके कटायन के पास क्या है, +3 चार्ज है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कटायन जितने ज़्यादा होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर उस कटायन की उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसमें पोलराइजेशन उतना अच्छा होगा, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मैंने अभी आपको लिखाया था कि उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इन दोनों में सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी FeOH के होल ट्वाइस की ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं देने वाली हूँ, लाइक NaCl, KCl, CuCl। इन तीनों को हमको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में। ठीक है, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। सो सबसे पहले तो आप ये देख लो, यहाँ पे क्या होगा, एनायन तो हमारा तीनों में फिक्स है। द डिफरेंस कहाँ पे है हमारा, कटायन पे। यहाँ पे क्या है, Na+ का कटायन है, यहाँ पे पोटेशियम प्लस का कटायन है और यहाँ पे कॉपर +1 का कटायन है। कुछ दिखा आपको, कॉपर +1, मैंने बताया था कि जहाँ कॉपर +1 दिख जाए कुछ मत सोचना, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसी में होगा। मतलब फर्स्ट नंबर पे तो यही आएगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यही आएगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हमको इसको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है सोडियम का कटायन और पोटेशियम का कटायन। सोडियम के कटायन का साइज छोटा होता है, पोटेशियम के कटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया था पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। तो साइज क्या है, इसका बड़ा है, तो इसमें पोलराइजिंग पावर क्या होगी,
कम होगी, इसका साइज छोटा, इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा। ये है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में तो जिस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। समझ में आया आपको? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर नहीं पसंद आया हो तो भी लाइक कर देना, ठीक है।